नमस्कार। आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो पर अरविंद की कहानियां और आज की कहानी है और वो नहीं मिली। हर एक आजाद फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है। अबीर ने ईशानी के कंधे पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए कहा। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। अबीर 3 वर्षों से और ईशानी 2 वर्षों से। ईशानी को ऑफिस का सारा काम अबीर ने ही सिखाया था। ईशानी काफी प्रतिभावान थी। सभी कामों को उसने शीघ्रता से सीखा था और थोड़े ही समय में वो अपने बॉस मिस्टर पटनायक की खास बन गई थी। अबीर पहले से ही मिस्टर पटनायक का विश्वास पात्र था। अपनी अनुपस्थिति में मिस्टर पटनायक अपने उत्तरदायित्व को अबीर पर ही छोड़कर जाते थे। इस कारण ऑफिस के अन्य साथी कर्मचारी जहां अबीर के साथ थोड़ा मनमुटाव रखते थे, वहीं उन दोनों की दोस्ती के किस्से भी आपस में चटकारे लगाकर सुनते और सुनाते रहते थे। कहने का अर्थ केवल इतना है कि उन दोनों की चर्चा ऑफिस में हमेशा गर्म रहती थी, किंतु उन दोनों को अपने काम और अपनी दोस्ती के सिवा अन्य किसी से ज्यादा वास्ता नहीं था। यूं तो ऑफिस में काम करने वाले सभी एक दूसरे का सहयोग करते थे, किंतु अबीर और ईशानी के बीच का कार्य अधिक कुशलता के साथ संपन्न हो जाता था। शाम को 7 बज रहे थे जब अबीर और ईशानी एक साथ ऑफिस से निकलकर अपना अपना स्कूटर लेकर मुख्य सड़क से थोड़ा अंदर एक पार्क के सामने आकर बाहर खड़े हो गए। तुम ठीक कहते हो अबीर। मेरा मानना है कि अपने फैसलों में हर एक को आजाद होना ही चाहिए। अबीर की ओर घूमती हुई ईशानी ने कहा और कहना जारी रखा। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि हर एक आजाद फैसले की कोई कीमत भी हो। हाँ, कीमत चाहे ना भी दो। हम अपने परिवेश और समाज की स्वीकार्यता के विपरीत जब भी कोई स्वतंत्र निर्णय लेते हैं तो सभी हमारी ओर संदेह से देखने लगते हैं। तुम्हारा मतलब संदेह से देखना भी एक कीमत है? हाँ, अधिकतर मामलों में। अबीर, दुनिया के हर रिश्ते में प्रेम होता है, या यूं कहे कि प्रेम के बिना कोई रिश्ता नहीं होता। हाँ, ईशानी की बात को बीच में काटते हुए अबीर ने कहा, और दोस्ती में प्रेम का सबसे गहरा अनुभव होता है। और सच पूछो तो दोस्ती सभी मानवीय संबंधों में सबसे ऊपर है, चहकते हुए ईशानी ने भी कहा। इसी कारण तुमने ये फैसला किया है कि अब हम केवल दोस्त बनकर ही रहेंगे और जीवन साथी अपनी अपनी पसंद का कहीं और तलाश करेंगे, अबीर ने अपने कंधों को उचकाते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे को अपने हाथों से ताली दी और सामने के रेस्टोरेंट में प्रवेश कर गए। रात का समय था। रेस्टोरेंट में काफी भीड़ थी, फिर भी दोनों को एक सेंटर टेबल खाली मिल गई। ईशानी, हम दोनों जीवन भर दोस्त बनकर रहे, ये फैसला लगभग 4 महीने पूर्व तुमने ही किया था। क्या अपने लिए कुछ प्रयास किया? ढूंढा किसी को? अबीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अपने मन मुताबिक इतनी जल्दी जीवन साथी नहीं मिला करते। क्या तुम्हें कोई मिली? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली कई लड़कियां इसी शहर में हैं और उनसे हमारी थोड़ी बहुत मित्रता भी है। कभी कभी मिलना हो जाता है। इस मामले में तो हम भी पीछे नहीं हैं। हमारे साथ के भी कई लड़के यहाँ हैं जो अक्सर चाय का निमंत्रण देते रहते हैं। वाह, वेरी गुड। कुछ बात आगे बढ़ी? अरे कहाँ, ये कोई इतना मामूली काम नहीं है कि झट से कोई मिला और पट से मंगलम भगवान विष्णु हो गया। ईशानी ने जोरदार ठहाका लगाया। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। कहीं विचार मिलते हैं तो आदतें नहीं, और आदतें जुड़ती है तो विचार नहीं। अबीर गंभीर बना रहा। चाय खत्म हो गई थी। दोनों ने अपने अपने प्याले मेज पर रखे। ईशानी ने रेस्टोरेंट के कैश काउंटर पर बिल का भुगतान किया। दोनों एक साथ बाहर निकले, अपना अपना स्कूटर ले हाथ मिलाया और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। रेस्टोरेंट से दोनों के घर एक दूसरे की विपरीत दिशा में थे। ईशानी अपने घर पहुंची, जो एक बिल्डिंग के 3रे माले पर एक कमरे का स्वतंत्र फ्लैट था। इस बिल्डिंग में कुल 16 एक कमरे के स्वतंत्र फ्लैट थे। कुछ फ्लैट्स में काम करने वाली लड़कियां रहती थी और कुछ में नवविवाहित जोड़े। अभी वो अपने फ्लैट का ताला खोल ही रही थी कि निखिल का फोन आ गया। ईशानी के साथ में पढ़ने वाली लड़कियां अपने सभी साथियों में निखिल को ज्यादा पसंद करती थी। हाँ बोलो। ईशानी ने अपने फ्लैट का ताला खोलकर घर के अंदर प्रवेश करते हुए कहा। अगर फ्री हो तो चलो,
डिनर किसी नाइट क्लब में चलकर कर लेते हैं। इस समय अभी 8:40 हो रहे हैं, तैयार होने में भी थोड़ा समय लगेगा ही। तो क्या हुआ, देर रात तक पार्टी करेंगे। किसी नाइट क्लब का टिकट बुक है क्या? यस, 4 टिकट बुक है। और कौन है? वैशाली और गुंजन। किंतु ईशानी को तो ये पता ही नहीं था कि निखिल ने अनुराधा के पार्टी में आने से मना करने के बाद उसे ये ऑफर दिया था। फिर तो सही है यार, पार्टी शानदार रहेगी, ईशानी ने चहकते हुए कहा। वैशाली और गुंजन उसके कॉमन फ्रेंड थे। एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते हुए वैशाली और गुंजन की दोस्ती काफी पुरानी थी और ये रिश्ता अब दोस्ती से काफी आगे बढ़ चुका था, जिसे वो सब जानते थे और स्वीकार करते थे। परंतु सभी कॉमन फ्रेंड ये भी जानते थे कि ईशानी और निखिल केवल दोस्त है और ईशानी की ज्यादा नजदीकियां अबीर से है और अब उन दोनों ने केवल दोस्त बने रहने का फैसला किया है। ये बात अभी तक किसी को मालूम नहीं थी। वैसे तो कॉमन दोस्तों के बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता, किंतु अबीर का नाम उस कॉमन फ्रेंड लिस्ट में नहीं था, जिसमें ईशानी, निखिल, गुंजन, कपिल, वैशाली, मोना, श्रेया, दिशा, अमृता के साथ राकेश और विवेक भी थे। ये सभी एक ही कॉलेज के थे और एक ही शहर में अलग अलग कंपनियों में काम करते थे। छुट्टियों में एक साथ किसी क्लब में पार्टी करना उन सब की आदत बन चुकी थी, किंतु आज की पार्टी में केवल वे 4 ही थे जिनके बीच घनिष्ठता थोड़ी अधिक थी। ईशानी तैयार होकर वॉशरूम से बाहर निकलती इसके पहले मोबाइल की 2 बार घंटी बज चुकी थी। वो जानती थी कि फोन निखिल का ही है। जल्दी जल्दी तैयार हो उसने बाहर निकलकर मोबाइल देखा तो उसका अनुमान सही था। फ्लैट का ताला बंद कर वो लिफ्ट से नीचे पहुंचती इसके पहले ही एक बार फिर मोबाइल की घंटी बज उठी। आ रही हूँ बाबा, थोड़ा ठहर, लिफ्ट में ही हूँ, उसने जल्दी से कहा और फोन काट दिया। निखिल अपनी कार से ईशानी के साथ नाइट क्लब पहुंचा तो बाहर वैशाली और गुंजन उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम दोनों को ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? तेजी से आगे बढ़कर नजदीक पहुंचते हुए निखिल ने कहा। नहीं नहीं, हम दोनों बस अभी यहाँ पहुंचे ही है, वैशाली ने आगे बढ़कर निखिल से हाथ मिलाते हुए कहा। ईशानी भी वहां पहुंच गई जो थोड़ा पीछे रह गई थी। चारों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए प्रसन्नतापूर्वक देखा और नाइट क्लब में प्रवेश द्वार की ओर बढ़ चले। अबीर अपने घर के पास पहुंचा तो देखा निकिता पहले से ही अपनी कार लेकर उसके घर के बाहर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सामने अबीर को देखकर निकिता अपनी कार से बाहर निकली और अबीर के नजदीक जाकर हाथ मिलाया। कहाँ रह गए थे अबीर? कब से प्रतीक्षा कर रही थी? बस ऑफिस का काम कर रहा था। वो मेरा बॉस पटनायक रात तक हम सबका खून चूस लेता है। सभी के बॉस इसी तरह होते हैं। अबीर ने ईशानी के साथ होने की बात को निकिता से छुपा लिया और उसके सामने अपने बॉस का बहाना बना दिया था। अबीर ने अपनी बात को कुछ इस तरह से कहा था कि निकिता को ये पता नहीं चला कि वो उससे झूठ बोल रहा है। खैर अब छोड़ो ये सब, क्या प्रोग्राम है आज रात का? अबीर ने निकिता के और नजदीक आते हुए पूछा। निकिता एक कदम पीछे हटना चाहती थी, किंतु ये सोचकर कि अबीर को बुरा लग जाएगा वो उसी तरह खड़ी रही। अबीर, आज तो मैं एक जरूरी बात बताने आई हूँ। क्या? अबीर ने चहकते हुए पूछा। बस सिंगापुर जा रही हूँ। हे, दैट्स गुड, लेकिन कब? अबीर ने जिज्ञासावश पूछ लिया। मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है। और रजत, जो पिछले वर्ष ही वहाँ पहुँच गया था। रजत तुम्हारा दोस्त? अबीर के मुंह से एक शब्द बहुत मुश्किल से निकला। रजत के साथ अब रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है। कहते समय निकिता के गालों पर थोड़ी लालिमा उभर आई थी और उसकी नजरें थोड़ी झुक गई थी। बधाई हो निकिता, तुमने पहले नहीं बताया। 2 कदम पीछे हटते हुए अबीर ने कहा। लेकिन आज तो बता रही हूं ना, और आपके साथ हमारी दोस्ती यूं ही बनी रहेगी। वो तो मैं भी मानता हूँ। अबीर के चेहरे पर अब उतनी प्रसन्नता नहीं थी जिसे निकिता ने भी अनुभव कर लिया था। अच्छा, चलती हूँ अबीर, जब भी इंडिया आना होगा आपसे मिलने अवश्य आऊंगी। ओके, ऑल द बेस्ट निकिता। निकिता ने अबीर से हाथ मिलाया और अपनी कार में बैठकर बाय करते हुए चली गई। अबीर उसकी कार को दूर तक जाते हुए देखता रहा, जब तक कार आंखों से दूर नहीं चली गई तब तक। बोझिल कदमों से आगे बढ़ते हुए अबीर ने अपने फ्लैट का ताला खोला
लाइटें ऑन की और अपने लैपटॉप बैग को मेज पर रखा। जूते उतार एक एक और फेंक दिए। किसी प्रकार अपनी जीन्स और टी शर्ट उतार कर सोफे पर फेंकी और बेड पर औंधे मुंह पड़ गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ईशानी केवल मेरी दोस्त बनी रहना चाहती है और निकिता भी अब केवल दोस्त। रश्मि की शादी मनोज से हो चुकी है। मेघना अभी के साथ रिलेशनशिप में है। अनन्या पता नहीं कहाँ है। सुलेखा विमल के साथ अमेरिका में बस चुकी है। अपने कॉलेज की जितनी सारी लड़कियों को वो जानता था, सभी के बारे में सोचता रहा, परंतु उसे अपने लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अबीर का मन बार बार ईशानी पर ही जाकर टिक जाता, परंतु उसके साथ केवल दोस्त बने रहने का फैसला भी ईशानी ने ही किया था। क्या ईशानी ने भी अपने लिए कोई दूसरा साथी ढूंढ लिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो ईशानी जरूर बताती। ये सोचते सोचते वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो 8 बज चुके थे। सिर में थोड़ा हल्का दर्द था। शरीर भी थका हुआ सा लग रहा था, जैसे रात भर वो जागता ही रहा हो। बिस्तर से उठने का मन नहीं हो रहा था, किंतु 9 बजे ऑफिस पहुंचना ही था। किसी तरह वो उठा, तैयार हुआ और जब ऑफिस पहुंचा तब तक 9:30 बज चुके थे। आज वो सबसे अंत में पहुंचा था। अपनी चेयर पर बैठने के बाद अपना लैपटॉप लॉगिन करते हुए इधर उधर देखा तो ईशानी कहीं दिखाई नहीं दी। अपने आप को सांत्वना देते हुए उसने मन में सोचा कि हो सकता है ईशानी मिस्टर पटनायक के कैबिन में हो। अभी उसका लैपटॉप ठीक से खुला भी नहीं था कि मिस्टर पटनायक ने उसे अपने कैबिन में बुला लिया। अबीर बॉस के कैबिन में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। बॉस ने उसे सामने बैठने का इशारा किया तो वो चुपचाप बैठ गया। अपने काम से फ्री होकर मिस्टर पटनायक ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अबीर, ईशानी 7 दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर गई है, तो आपके पास हो सकता है काम कुछ अधिक हो। यस बॉस, कल से आप ऑफिस थोड़ा जल्दी आएंगे और हो सकता है रात में देर तक भी रुकना पड़े। ओके बॉस। अबीर मिस्टर पटनायक का विश्वास पात्र कर्मचारी था। उसने दिन रात मेहनत करके कंपनी के लिए काम जो किया था, उसी के काम के कारण पिछले 2 वर्षों में कंपनी का व्यवसाय 3 गुना से भी अधिक बढ़ चुका है। उसे अपने आप पर मिस्टर पटनायक का विश्वास पात्र होने का बहुत गर्व था। मिस्टर पटनायक उससे 2 या 3 वर्ष ही बड़े रहे होंगे। अबीर मिस्टर पटनायक के कैबिन से जल्दी ही चला जाना चाहता था, किंतु पटनायक ने उसे संकेत से रुकने के लिए कहा और काफी गंभीर होते हुए कहा, अबीर, हम एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और मैं अब उस काम में ही अपना सारा समय दूंगा। दैट्स गुड सर। मेरे ना होने पर आप ईशानी को अपना पूरा सहयोग देंगे। सर, वो तो मैं करता ही हूँ। अबीर ने आशा और प्रश्न भरी निगाहों से मिस्टर पटनायक को देखते हुए कहा, हाँ, मैंने अभी तक आपको एक बात नहीं बताई है। क्या सर? यही कि मैं 3 दिन के बाद ईशानी से सगाई करने जा रहा हूँ और अब से ईशानी ही आपकी बॉस होगी। जी सर। अपनी आदत के अनुसार वो बोल तो गया, परंतु उसके तन मन में आग लग चुकी थी। बॉस के सामने वो कुछ भी कह नहीं सकता था। सामान्यतः निजी क्षेत्र के बॉस के सामने कर्मचारियों की हैसियत ऐसी ही होती है। वे यस सर के अलावा कुछ और बोल नहीं सकते। अगले सप्ताह से उसे यही यस मैडम ईशानी से बोलना होगा। किसी प्रकार प्रयास करके वो वहां से उठा और कैबिन से निकलकर अपनी सीट पर निढाल सा बैठ गया। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, परिंदे भी अपने सुख दुख को या पसंद नापसंद को अपनी आवाज से व्यक्त कर सकते हैं, परंतु कर्मचारी नहीं। फिर वो चाहे किसी क्षेत्र में हो, निजी या सरकारी। परिंदे स्वतंत्र रह सकते हैं, किंतु वो तो एक पिंजरे में बंद एक ऐसा निशब्द परिंदा बनकर रह गया था जो उड़ तो क्या अपनी इच्छा से फड़फड़ा भी नहीं सकता था। और फिर वो नहीं मिली, क्योंकि अबीर ने नौकरी छोड़ दी थी।